किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम विचार विमर्श देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। विचार विमर्श कार्यक्रम के माध्यम से हर बार हम खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, ताकि उन विषय से जुड़ी हुई खास जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके, आपकी खेती किसानी में परिवर्तन लाई जा सके। आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस समय मानसून लग चुका है। मानसून में ज़्यादातर खेती खरीफ फसलों की जाती है और खरीफ फसलों में मुख्यतः धान का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और धान एक ऐसी फसल है जिसमें हमारे कई ऐसे राज्य हैं जो मुख्यतः धान की खेती करते हैं, व्यावसायिक रूप से भी और अपने पर्सनल उपयोग से भी। धान की खेती में कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और इस खरीफ के मौसम में हम देखते हैं, मानसून के मौसम में देखते हैं, कई बार बारिश भी आगे पीछे हो जाती है, कई बार कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है। इसके क्या कारण है और इस बारिश का योगदान धान की खेती में कितना महत्वपूर्ण होता है, इसको समझेंगे। और धान की खेती में कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, अच्छी उपज पाने के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, बीमारियों से अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं, इससे जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें आज विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि धान की खेती में कौन से आधुनिक आयाम हैं और उन आयामों का इस्तेमाल करके कैसे आप धान की खेती को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, उन सभी से मैं आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है IRI पूसा से। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर आरती भाटिया जी हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं IRI पूसा से। आपका भी बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर विष्णु माया बशियाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, आप भी सीनियर साइंटिस्ट हैं IRI पूसा से। चर्चा की शुरुआत करेंगे और धान की खेती में आधुनिक आयाम क्या है उसको बारीकी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक देश है। देश में धान की खेती सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में की जाती है। यानी ये सभी राज्य सबसे ज्यादा धान उत्पादक राज्य हैं। बता दें कि देश में धान की खेती लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है और देश का लगभग 85% धान खरीफ की फसल से आता है। धान की खेती के लिए मिट्टी का pH मान आमतौर पर 6.5 से 8.5 सबसे अच्छा रहता है। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था और सही प्रबंधन से ज्यादातर मिट्टियों में धान की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। धान की सीधी बुआई और सटीक मात्रा के लिए समान बीज वितरण प्रणाली वाली मशीनें जैसे जीरो टिल प्लांटर, टर्बो सीडर, डब्ल्यू डिस्क कल्टर का इस्तेमाल करें। बता दें कि इस समय धान की फसल में कल्ले निकलने शुरू हो चुके होंगे, यानी फसल में ब्यांत की अवस्था है और नई नई पत्तियां भी निकल रही होंगी। इस समय देश में मानसून की बरसात भी हो रही है। ये भी हो सकता है कि कुछ इलाकों में उम्मीद के मुताबिक बरसात नहीं हुई हो। इससे जलवायु परिवर्तन का असर भी माना जा सकता है। इसका असर धान फसल के उत्पादन पर भी पड़ता है। ऐसी दशा में धान फसल का उचित प्रबंधन जरूरी हो जाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव से धान की फसल को बचाया जा सके। इसके अलावा बरसात में धान की फसल में कीट और रोगों का प्रभाव भी ज्यादा होता है। धान में खैरा रोग दिखाई देने पर प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूने को 800 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। साथ ही इस समय पर खरपतवार की समस्या भी देखी जाती है। धान की फसल में खरपतवारों से होने वाले नुकसान को 15 से 85% तक आंका गया है। रोपाई किए गए धान की तुलना में सीधे बोए गए धान में ज्यादा नुकसान होता है। पैदावार में कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले कीटों और रोगों को भी आश्रय देती है। कुछ खरपतवार के बीज धान के बीज के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कौन कौन सी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखकर अधिक उपज ले सकते हैं और आपकी फसल भी अच्छी तरीके से लहलाती रहेगी। डॉक्टर दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, अगर देखा जाए तो अब समय रोपाई का भी हो चुका है और इसकी बिजाई का भी समय पूरा हो चुका है। पछैती धान की खेती की अगर हम बात करें तो क्या अभी भी धान लगाया जा सकता है, और लगाया जाता है तो किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं हमारे किसान भाई?
देश के ज़्यादातर हिस्सों में बहुत अच्छी बरसात हो चुकी है और कहीं कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि कम बरसात हुई है। जहाँ ज़्यादा बरसात हुई है वहाँ पे धान लगाना अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सूखे की स्थिति आ जाती है, कुछ क्षेत्रों में कम बरसात होती है तो वहाँ भी धान पछेती हो जाता है। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से पछेती धान हो जाता है। हालांकि सामान्य समय रोपाई का 28 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच होता है, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणवश किसान भाई देर से रोपाई करते हैं तो आपको घबराने की चिंता नहीं है। जो आपकी पछेती रोपाई है उसमें अगर वैज्ञानिक विधि से आप इसको रोपाई करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रोपाई अगर पछेती होगी तो आपने जो पौध लगाई थी वो भी पुरानी हो जाती है। कई बार 45-50 दिन की भी पौध हो जाती है, खास करके लंबी अवधि की किस्मों की। तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप इस नर्सरी से भी रोपाई कर सकते हैं, क्योंकि हाल में अब संभव नहीं है कि आप दोबारा से पौध धान की तैयार कर सकें। तो जो आपकी लंबी उम्र वाली पौध है जो पुरानी हो चुकी है उसकी भी आप रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि आपको रोपाई जब आप करेंगे तो एक जगह पे 5 से 6 पौधे लगाएं। पहले हम बताते हैं कि 2 से 3 पौधे लगाने हैं सामान्य दशा में, लेकिन अब आपको 5 से 6 पौधे लगाने होंगे जो कि ब्यात की पूर्ति कर सके। दूसरा, आपको रोपाई की दूरी घटानी होगी। वैसे आमतौर पे हम 20 गुणा 25 या 20 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो है रोपाई करते हैं। 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, इस तरह से करते हैं। लेकिन पछेती रोपाई में आपको 15 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी करनी है और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी करनी है। यानी प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर आपको जो हिल्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी संख्या बढ़ानी होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब आप रोपाई करें तो ये जो पत्ते होते हैं आपके फालतू के, ऊपर से पत्तों को तोड़ दें और साइड के पत्तों को भी तोड़ दें, कैंची से काट दें या किसी और चीज़ से काट दें, जिससे कि फसल की स्थापना अच्छे से हो। क्योंकि ऐसी दशा में वाष्पोत्सर्जन होता है इन पत्तों से और पौधे की स्थापना देर से होती है, जड़ें सेटल देर से होती है। तो पत्ते काट दें और बड़ी आसानी से फसल आपकी स्थापना हो जाएगी। और चौथी और अंतिम बात है कि जो उर्वरकों का प्रयोग है इसमें आपको बढ़ाना पड़ता है। 1.25 से लेकर 1.5 गुनी मात्रा जो संस्तुत उर्वरक है उससे 1.25 से 1.5 गुनी मात्रा में आपको उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप पछेती रोपाई से, पछेती धान से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि आप समय बीत चुका है और पछेती की जो किस्म आप लगाने जा रहे हैं या पछेती धान लगाने जा रहे हैं, तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी खासी किस्म आपको मिलेगी और अच्छा खासा उपज भी आप पा सकते हैं। चलिए डॉक्टर आरती जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर आरती जी, हम देख रहे हैं कि इस समय चाहे वो कोई भी फसल हो, हम जब खेती किसानी की बात कर रहे हैं या कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, फसल कोई भी हो, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। जलवायु परिवर्तन क्या है और अगर हम धान की खेती की बात करें तो ये धान की खेती को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं पर बारिश ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर मौसम के अनुसार बारिश नहीं हो रही है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ये सब जो समस्याएं हो रही हैं इससे किसान भाई कैसे निपटे और ये कितना नुकसान पहुंचा सकती है धान की फसल को? ये जलवायु परिवर्तन की आपने बात की, बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। आपने पिछले दिनों में ही देखा, पिछले महीने हमारा तापमान जो था 45 से 50 डिग्री तक गया। इतने ज़्यादा तापमान के अंदर धान की फसल अब हम जैसे लेने लगे हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जलवायु परिवर्तन के 2 घटक हैं जो कि ज़्यादा धान की खेती को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो है तापमान। तापमान जैसे देखा कि तापमान बहुत बढ़ रहा है और दूसरा घटक है जो हमारा वर्षा। तो जो हमारा मानसून आ रहा है, जो मानसून हमारा समय पे नहीं आ रहा, जिसके ऊपर हमारी धान की खेती बहुत निर्भर करती है, ये 2 घटक जो हैं जो ज़्यादातर धान की खेती को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अब जैसे सर ने बताया अभी कि हम अभी भी धान की फसल की रुपाई कर सकते हैं, लेकिन अब जो है अगर मानसून देर से आया, पानी नहीं है हमारे पास में, तो तब उस केस में आप जल भरकर धान की खेती ना कर पाएँ शायद, तो आपको दूसरे तरह से उसकी रुपाई करनी पड़ेगी। जैसे आप डायरेक्ट सीडिंग राइस करें
तो इसके अंदर आपको पानी की जो ज़रूरत होती है वो कम होती है। तो इस केस के अंदर मतलब जो है कि अगर जैसे पानी नहीं मिल रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो आप फवारा सिंचाई, टपकदार सिंचाई जिसको स्प्रिंकलर और हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, क्योंकि पानी नहीं होगा तो धान की फसल आपको पता बिना पानी के नहीं हो पाती। लेकिन उसकी आपूर्ति पूरी करने के लिए हमें नए तरह के ये जो सिंचाई के आयाम हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इसका उपयोग हमें करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो हम ये कहते हैं जैसे कि हम उर्वरक लगाते हैं, तो उर्वरक में हम सिंथेटिक उर्वरक, जैसे अभी सर ने भी बताया कि आपको ज़्यादा उर्वरक लगाने पड़ेंगे अगर आपने लेट रुपाई करी है, तो उस उर्वरक में आप सिंथेटिक जो केमिकल फर्टिलाइज़र और यूरिया ही सिर्फ डालते हैं। यूरिया के अलावा थोड़ी सी अगर आप साथ में जो कि पत्तों की खाद, गोबर की खाद, जो कंपोस्ट बोलते हैं या हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बोलते हैं, कुछ मात्रा में अगर हम ये भी साथ में लगाएंगे तो इसमें उर्वरक जो आपका ऑर्गेनिक उर्वरक होता है उसमें अपने आप ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। आपके पानी को रोकने की जो क्षमता होती है धान के अंदर, तो आपके पौधों को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, मतलब जैसे पानी की कमी जो होती है वो आपका अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रहेगा तो वाटर होल्डिंग ज़्यादा करेगा। तो इस तरह से अगर मतलब आप चाहे जलवायु परिवर्तन के टाइम पे तो पानी का प्रबंधन करें और उर्वरक का प्रबंधन करें, ये बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये पानी का प्रबंधन करना बेहद आवश्यक है, लेकिन आप जैसे जान रहे हैं कि धान की खेती में पानी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। धान की खेती शुरू करने से लेकर और धान का चावल स्वरूप बनने आपके प्लेट तक आने तक पानी का स्वरूप बहुत बड़ा रोल इसमें निभाता है। चलिए डॉक्टर विष्णु जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विष्णु जी, हम धान की खेती की बात कर रहे हैं तो पानी की समस्या तो हम देख ही रहे हैं कि पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन पानी ज़्यादा हो तो भी नुकसान कर सकता है, कम हो तो भी नुकसान करता है। लेकिन इसके अलावा हम धान के रोगों की अगर हम बात करें तो किन किन प्रकार के रोग हैं जो धान की खेती में किसान भाइयों के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं और कैसे ये नुकसान पहुंचाते हैं? धान की खेती में रोगों से लगभग 10 से 12% तक का नुकसान हो सकता है। इन रोग कारकों की प्रकृति में विभिन्नता होने के कारण इनके रोकथाम के उपाय भी अलग अलग होते हैं। अभी जो धान की खेती में रोग आने वाले हैं या दिखाई दिए हैं, उनमें सबसे प्रमुख है बकाने, प्रध्वंस, आछा झुलसा और जीवाणु झुलसा रोग अभी इस समय धान के खेत में आ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बकाने रोग की बात करना चाहूँगी, जो कि उत्तर भारत में एक प्रकोप के रूप में आया हुआ है। बकाने रोग का लक्षण में पौधा सामान्य से अधिक लंबा दिखाई देता है, ये पीला और पतला होता है और ऐसे पौधे जो है खेत में छितरे हुए मिल सकते हैं आपको। अगर रोपाई के समय में आप ऐसे पौधे, अगर अभी तक रोपाई नहीं हुई है तो ऐसे पौधे आप निकाल दें और आप पौध को आप उपचार करें। इसके लिए कार्बेंडाजिम 50% WP में आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 12 घंटे तक पौध की जड़ को उसमें डुबोएं और उसके बाद उसकी रोपाई कर दें। जिन किसानों ने रोपाई कर चुके हैं और खेत में बकाने रोग के लक्षण दिखाई दिए हैं, अगर अभी भी नर्सरी अभी बची हुई है तो उस नर्सरी को आप पौध उपचारित करके आप गैप फिलिंग कर सकते हैं, जिससे इस रोग में कमी आएगी। बाकी और रोगों की बात करें तो ब्लास्ट प्रमुख है। ब्लास्ट में पौधों के पत्तों में आँख या नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, जो कि बाद में आपस में मिल जाते हैं और पूरे पत्तियों को झुलसा देते हैं। इसके जो बाद की अवस्था में आप गांठ प्रध्वंस और गर्दन तोड़ भी इसके अलग लक्षण हैं, जो कि आपको बाद में दिखाई देंगे। अगर खेत में अभी इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप लोग नेटिवो नाम का एक कवकनाशी आता है, टेबिकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का ये मिक्सचर होता है, इसका 10 ग्राम 20 लीटर पानी में डालकर आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो रोग अभी आने वाला है या जिस खेत में पिछले साल भी आया था उसमें आने के चांसेस होते हैं, वो है आछा झुलसा। इसको शीत ब्लाइट भी कहा जाता है। इसमें पर्ण छत पर अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिल जाते हैं और पूरा जो प्लांट है उसको झुलसा देते हैं। अगर खेत में आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसमें हेक्सागोनाजोल का आप छिड़काव कर सकते हैं 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से।
आप वेलिडामाइसिन का 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से भी आप छिड़काव कर सकते हैं। एक और रोग जो कि ट्रांसप्लांटिंग के पहले और उसके कुछ समय तक आ सकता है वो जीवाणु झुलसा है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, एक क्रेसिक होता है और दूसरा पर्ण झुलसा अवस्था होता है। क्रेसिक अवस्था नर्सरी से लेके ट्रांसप्लांटिंग के 10-15 दिन तक दिखाई देता है। इसमें पत्तियां जो है लिपट कर झुक जाती हैं और पीले रंग की हो जाती हैं, जो बाद में पूरा पौधा भी सूख जाता है। अगर खेत में इस तरीके के आपको लक्षण है तो आपने ट्रांसप्लांटिंग नहीं किया है या ट्रांसप्लांटिंग करके आपको 10-15 दिन हुए हैं तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं। पर्ण झुलसा अवस्था में जो कि थोड़ी बाद में आती है उसमें पत्तियों को सिरे से लहरदार धब्बे बनते हैं जो नीचे की ओर बढ़ते हैं और बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। अगर इस तरीके के लक्षण हैं तो आप इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव कर सकते हैं 100 ppm की दर से और 10-15 दिन के अब 10-15 दिन के बाद आप इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं। जी, तो रोगों से प्रबंधन करने के लिए, रोगों से बचाव करने के लिए जो प्रबंधन आपको करने हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया। इन तरीकों का भी इस्तेमाल कर आप अपने धान की फसल में रोगों से बचा सकते हैं धान की फसल को और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर दिनेश जी का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर दिनेश जी, बात अगर हम खरपतवार नियंत्रण की करें तो इस समय हम देखते हैं कि पानी के बढ़ाव की वजह से खरपतवार भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कौन सी ऐसी विधियाँ हैं, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने पौधों की बढ़वार को और बेहतर तरीके से देख सकें और पोषण प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से वो करना चाहिए? धान की फसल में कई तरह के खरपतवार आते हैं और निश्चित तौर पर ये नुकसान पहुंचाते हैं। अगर रोपाई विधि से धान लगाया तो थोड़े कम आते हैं और अगर हमने सीधी बिजाई की है तो उसमें खरपतवार ज़्यादा आते हैं। यानी दोनों ही केस में खरपतवार पोषक तत्वों को चूसते हैं ज़मीन से, जो पौधे को मिलना चाहिए था, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, साथ ही साथ स्थान के लिए करते हैं। कुल मिला के इनसे अंत में हमारी जो बढ़वार है फसल की प्रभावित होती है और उपज कम मिलती है। इनका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे शुरू में अगर हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कुछ आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। हर्बिसाइड का प्रयोग थोड़ा सस्ता पड़ता है इसलिए कुछ किसान करते भी हैं। अभी भी जो किसान भाई रोपाई कर रहे हैं वो ब्यूटाक्लोर नाम की दवाई आती है, इसका 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व और ये करीब 500 लीटर पानी में घोल बना के आप छिड़क दें रोपाई के 2 से 3 दिन के अंदर। ध्यान रखें खेत में ज़्यादा पानी ना खड़ा हो और ये निश्चित तौर पे 20-25 दिन तक आपके खरपतवारों को आने नहीं देगा। कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो ये दवाई नहीं डाल पाते, उनके खेत में खरपतवार आ जाते हैं तो मोटे तौर पे वो निकाई कर देते हैं हाथों के द्वारा, हाथ से अपने निकाई कर दें, खरपतवारों को उखाड़ के बाहर निकाल दें। लेकिन कई बार श्रमिक भी नहीं मिलते तो ऐसी दशा में फिर आप दोबारा से जो खरपतवार नाशी दवाई है उसका प्रयोग करें। इसके लिए बिस्पारीबैक सोडियम नाम की दवाई आती है जिसकी मात्र 25 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको आप छिड़क दें और ये जो खरपतवार अंकुरित हो चुके हैं उनको मारती है, उनको नष्ट करती है। बहुत प्रभावी दवाई है, इसका आप प्रयोग करके खरपतवारों से मुक्ति पा सकते हैं। तो खरपतवार भी एक बड़ी चुनौती होती है किसान भाइयों के लिए, चाहे फसल कोई भी हो। और खरपतवार की मुक्ति के लिए डॉक्टर दिनेश जी ने आपको बेहतर उपाय बताया। इस उपाय को इस्तेमाल कर आप धान की फसल में खरपतवार से मुक्ति पा सकते हैं और आप अच्छी फसल ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार चर्चा फिर से जारी है। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, ये बात हो गई खरपतवार नियंत्रण की। हम बात करें अगर पोषक तत्व के प्रबंधन की, कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिसको इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, कितने अमाउंट में करना चाहिए ताकि सही तरीके से पोषण तत्व उनको मिले और अच्छा उत्पादन भी मिल सके? जी, पोषक तत्वों के प्रबंधन की जहाँ तक बात है, सभी किसान भाई समझते हैं कि मिट्टी की जांच के आधार पर इनका प्रयोग करना चाहिए और ऐसा होता भी है और होने भी लगा है। फिर भी कई बार ऐसा होता है जांच नहीं कर पाते, तो जो संस्तुत मात्रा है पोषक तत्वों की किस्म के हिसाब से वो आपको प्रयोग में लानी है। फास्फोरस, पोटाश, जिंक इत्यादि जो उर्वरक हैं ये आप बुआई के समय या रोपाई के समय डाल चुके होंगे। अब आपको मुख्य तौर पर नाइट्रोजन का ही प्रबंधन करना है। नाइट्रोजन के प्रबंधन के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है उसका स्प्लिट एप्लीकेशन, मतलब 2 या 3 बार नाइट्रोजन का प्रयोग करना। पहला प्रयोग अगर कोई और आपके पास संस्तुति नहीं है तो रोपाई के 7 से 10 दिन बाद जो भी संस्तुत मात्रा में नाइट्रोजन है उसकी 1/3 मात्रा का प्रयोग करें। इसके बाद जब आपका ब्यांत बनना शुरू हो जाता है, कल्ले आते हैं उसमें, वो रोपाई के 20 से 25 दिन बाद अवस्था आती है, उस समय भी आप नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा का प्रयोग करें। और अंतिम खुराक जो है 55 से 60 दिन बाद, रोपाई के 55 से 60 दिन बाद तीसरी खुराक का नाइट्रोजनधारी उर्वरक का आप प्रयोग करें। तो इस तरीके से आप पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी फसल में ध्यान रखें कि जस्ता और लोहे की कमी ना हो पाए। अगर ये कमियां आती हैं तो उनका उपचार आप तुरंत करें। जी डॉक्टर दिनेश जी, इसमें मैं एक चीज़ और बारीकी से आपसे समझना चाहता हूं कि जो आपने बताया जो पोषक तत्व का प्रयोग करना है, कितने समय के अंतराल पे ये करते रहना चाहिए? क्या इसकी आवश्यकता पड़ती है कि इतने दिन के बाद आपको करना है? और कैसे पहचाना जाए कि अब ये पर्याप्त मात्रा में लग चुका है, अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? जी बिल्कुल, ये जो सिद्धांत है कुछ हमारे पोषक तत्व प्रबंधन के, वो ये बताते हैं कि फास्फोरस धारी उर्वरक और जो हमारे पोटाश धारी उर्वरक हैं, पोटाश और फास्फोरस, इनका प्रयोग हमेशा रोपाई के समय या बुआई के समय करना चाहिए, जिससे कि ये जड़ों के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये मिट्टी में ज़्यादा इनकी जो ना मूवमेंट नहीं होता, ज़्यादा ये घूमते नहीं, टहलते नहीं है मिट्टी में, जहाँ डाल देंगे वहीं पड़े रहेंगे। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ये जड़ों के पास जाए, तभी इनका सदुपयोग होता है। हाँ, नाइट्रोजन मिट्टी में हमारी मोबाइल है, इसका हम बुरकाब भी कर सकते हैं, बोते समय भी प्रयोग करते हैं, और खड़ी फसल में इसके हम 3 बार प्रयोग लाते हैं, क्योंकि स्प्लिट एप्लीकेशन करने से, बार बार डालने से उसकी उपयोग क्षमता बढ़ती है नाइट्रोजन की। तो ये अलग अलग मेथड हैं जो पोषक तत्वों का प्रयोग हम करते हैं इन मेथड से। जी डॉक्टर दिनेश जी, आपने बताया कि जड़ों तक वो पोषक तत्व पहुंचने चाहिए, तभी आपकी जो फसल है वो बेहतर खिल पाएगी और अच्छा उत्पादन आपको मिल पाएगा। लेकिन आपने कहा कि जड़ों तक पहुंचना है, इस दौरान अगर बारिश हो जाती है या फिर सिंचाई की अगर हम बात करें तो कितने दिन पहले सिंचाई कर लेनी चाहिए, या फिर पोषक तत्व लगाने के बाद कितने दिन के बाद सिंचाई करनी चाहिए, या इस दौरान बारिश हो जाती है तो उस स्थिति में किसान भाई क्या करें? देखिए, धान के केस में आपके पानी आपके रखना ही होता है। मोटे तौर पर रोपाई विधि वाला धान है, चाहे बरसात हो जाए तब भी ठीक है, बरसात ना हो तो आपको अपने कुएं से, अपना जो भी संसाधन है आपके पास, उससे पानी लगाना पड़ता है। तो पोषक तत्व जो शुरू में हमने लगा दिए, जैसे फास्फोरस, पोटाश है, तो उनकी ना के बराबर लीचिंग होती है, तो हमें लीचिंग से घबराने की बात नहीं है। इसी तरीके से कुदरत ने धान को इस तरह से बनाया है जो पानी में रहता है। पानी में रहते हुए लोग समझते हैं कि लीचिंग ज़्यादा हो जाती है। लीचिंग धान में अगर पानी बना हुआ है तो लीचिंग ना के बराबर होती है। हाँ, निश्चित तौर पर दूसरे नुकसान होते हैं जो शायद डॉक्टर आरती बेहतर बता पाएंगी, किस तरह से नाइट्रोजन का नुकसान धान के खेत से होता है। तो चलिए इसी बात पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर आरती जी का। डॉक्टर आरती जी, डॉक्टर दिनेश जी ने बताया कि नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है बेहतर उपयोग के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि धान की खेती में कई बार नाइट्रोजन नुकसान भी पहुंचाता है। इस नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है? नाइट्रोजन ज़्यादातर हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यूरिया को जैसे ही हम डालते हैं और यूरिया पानी के नज़दीक आता है तो यूरिया जो है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और वो अमोनियम बन जाता है। और अगर हमारी मृदा का जो पीएच है वो अल्कलाइन है तो फटाफट से सारा का सारा यूरिया जो है अमोनिया का वॉलेटिलाइजेशन हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है अमोनिया का। तो वो आपने जो नाइट्रोजन लगवाया वो पौधे को मिलने की जगह वो हवा में उड़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में लगाते हैं, अब देखिए जब अगर धान में हमने यूरिया लगाया और अगर पानी भरा हुआ है उसमें,
तो फिर भी वो अमोनियम के फॉर्म पे रहेगा, अमोनिया के तरफ नहीं जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है उस समय पे कि हम पानी हमारा भरा रहे। और ये चीज़ है कि इसके अलावा अगर पानी भरा रहता है और जैसे कि हम रुपाई वाला धान लगाते हैं तो हम पडलिंग करते हैं पहले, तो अगर हमारा पडलिंग होता है नीचे करा हुआ सॉइल में, तो जो नाइट्रोजन की लीचिंग होती है, सर ने बताया अभी कि नाइट्रोजन की लीचिंग कम होती है, क्योंकि अगर हम पडलिंग करेंगे तो वो पानी नीचे को नहीं खिसकेगा, तो वो जो आपका नाइट्रोजन है वो आपका जो पौधों की जो रूट्स हैं उसको अवेलेबल हो पाएगा, तो जो है पौधा उसको ले पाएगा। तो ज़्यादातर हम इस जैसे कि अभी हम जो साथ साथ में अगर जो ये जैसे एक यंत्र है, बड़ा साधारण सा यंत्र है, लीफ कलर चार्ट, जैसे कि आपने बताया ना कि स्प्लिट एप्लीकेशन करनी है, 3 बारी हमको डालना है ये। लेकिन अगर किसान भाई नहीं समझ पाते कि कब डालना है, तो पत्ती के रंग को देख के बहुत आसानी से इस लीफ कलर चार्ट के माध्यम से ये जान सकते हैं कि हमारे पौधे को क्या नाइट्रोजन की वाकई में आवश्यकता है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये लीफ कलर चार्ट एक पट्टी की तरह होता है, उसमें हरे के 5 रंग होते हैं। तो हल्का हरे से लेके गहरे हरे तक, मतलब पीलेपन की तरफ से हरे तक। तो आपको अपनी जो सबसे ऊपर की जो पौधे की पत्तियां हैं, कम से कम 5-6 पत्ती का आप उसमें रंग को मिलाएं, तो अगर आप देखेंगे कि वो रंग जो है आपका पत्ती का रंग, जैसे कि 4, जैसे हम उसमें 1 2 3 4 करके 5 करके ऐसे करके पट्टियाँ होती हैं, तो पौधे का रंग अगर 4 की वाले हरे रंग की पट्टी से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे को अभी उर्वरक नहीं डालने की ज़रूरत है। अगर हमने इस समय उर्वरक डाला तो हमारा पौधा उसको नहीं लेगा और वो बिना बात के या तो हवा में उड़ जाएगा या फिर नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा या अमोनिया बन जाएगा, तो इस तरह का उसका होगा और पौधा उसको ले नहीं पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक छोटा सा, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, लेकिन अगर पौधे को उर्वरक हम लगाएं उस समय लगाएं जब कि वो उसको लेने की स्थिति में हो। तो ये यंत्र जो है लीफ कलर चार्ट, ये आपको बहुत आसानी से कि कब हमें नाइट्रोजन का उर्वरक लगाना है इसके बारे में बता देता है। तो अगर आप देखेंगे पत्ती का रंग 3 पे है, तो इसका मतलब ये है कि हमको उर्वरक लगाने की आवश्यकता है। तो इससे बड़े आसानी से आप नाइट्रोजन का प्रबंधन और कर सकते हैं कि ताकि उसका लॉस कम से कम हो और पौधा उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले। जी, तो नाइट्रोजन के प्रयोग से भी जो नुकसान होता है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, डॉक्टर आरती जी ने बेहतर तरीके से बताया। डॉक्टर विष्णु जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विष्णु, आपसे हम जानना चाहते हैं कि देखते हैं कि कुछ किसान भाई धान की जैविक खेती भी करते हैं। अब उस समय में हमें दिक्कत देखने को मिलती है कि रोगों का प्रबंधन करने में थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपके विचार से अगर हम देखा जाए तो धान की खेती जैविक खेती के माध्यम से अगर किया जा रहा है तो रोगों का प्रबंधन करना कितना चुनौतीपूर्ण है और इसका कैसे कर सकते हैं? जैविक खेती में रसायनों का प्रयोग लगभग वर्जित होता है, तो किसानों को रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए जी। और उसके बाद आप बीज शोधन जरूर करें। बीज शोधन के लिए जैविक नियंत्रण कारक हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कि आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम या सूडोमोनास फ्लोरोसेंस का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर ट्राइकोडर्मा हार्जियानम आप लेते हैं बीज शोधन के लिए तो 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से धान का बीज शोधन इसके लिए उपयुक्त होता है। और सूडोमोनास फ्लोरोसेंस अगर लेते हैं तो 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप इसका उपयोग करें। आप उससे पौध को भी आप ये जैविक नियंत्रण कारक से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए पौध को उसके घोल में आप 8 घंटे तक उसकी जड़ों को डुबोएं, फिर उसके बाद आप उसकी रोपाई कर दें। और उसके अलावा पंचगव्य वगैरह और नीम की खली भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और किसान भाई कीड़ों से बचने के लिए फिरोमोन ट्रैप का भी उपयोग कर सकते हैं। जी, तो इस तरीके से जो जैविक खेती के माध्यम से धान की खेती करना चाहते हैं किसान भाई, वो अगर रोग प्रबंधन करना चाहते हैं या रोगों से बचाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से अपनी धान की फसल को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं रोगों से। डॉक्टर दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, सीधी बोई गई फसलें की अगर हम बात करें तो उसमें लगाई गई फसलों में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं और उन चुनौतियों का समाधान क्या है? साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, डायरेक्ट सीडिंग कोई करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है और डायरेक्ट सीडिंग होती क्या है? जी बिल्कुल, पहले तो यही बता देते हैं डायरेक्ट सीडिंग क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो परंपरागत
रोपाई विधि है उसमें पानी का खर्चा ज़्यादा आता है। तो और जलवायु परिवर्तन भी हो रहे हैं, पानी की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। तो ऐसी दशा में कोशिश ये की जा रही है कि कम पानी में धान को उगाया जाए। उस दिशा में जो सीधी बिजाई है काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है जी। और इसके लिए जैसे हम गेहूं के लिए खेत तैयार करते हैं, ऐसे ही मोटे तौर पे हम खेत तैयार करते हैं, फिर उसमें पलेवा कर लेते हैं और पलेवा करके उसमें सीधी बिजाई कर देते हैं। मशीन है सीड ड्रिल की मदद से बिजाई कर देते हैं, या देसी हल हो उससे भी सीधी बिजाई की जा सकती है। जी। बिजाई 1 से 3 सेंटीमीटर गहराई पे करें, ज़्यादा गहराई पे बिजाई आप ना करें। और मोटे तौर पे उत्तरी भारत में सीधी बिजाई का समय जो है लगभग निकल सा चुका है। ये 1 से लेके या 5 जून से लेके 25 जून के बीच में सीधी बिजाई की जाती है। अब तो आपकी फसल आगे बढ़ चुकी है सीधी बिजाई वाली, और उसमें 3 समस्याएं आती हैं। पहली समस्या खरपतवारों की, इसके बारे में जैसे मैंने बताया था कि जो रोपित फसल है, हमारी रोपाई वाली फसल है, उसी के हिसाब से यहाँ भी खरपतवार नाशियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि समय निकल चुका है। पेंडिमिथालिन आप शुरू में डाल सकते थे, और जो पोस्ट इमरजेंस जो हर्बिसाइड है वो बिस्पारिवेक सोडियम ही है, दोनों जगह काम करता है। इसका प्रयोग करें आप 25 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बना के रोपाई या बुआई के 25 से 30 दिन बाद आप इसका प्रयोग करें। दूसरी समस्या जो धान की फसल में सीधी बिजाई वाले में आती है वो है लोहे की कमी। लोहे की कमी के लक्षण किसान भाई पहचान सकते हैं। इसमें पहले पत्तियां पीली होती हैं, खास करके ऊपर की पत्तियां पीली होंगी। पीली होने के बाद उनका रंग सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद होने के बाद वो सूख जाएंगी, और सूखने के बाद उनका रंग भूरा हो जाएगा। यानी पौधा आपका सूख सकता है, काफ़ी नुकसान हो सकता है। और ये तब आती है लोहे की कमी जब खेत में नमी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसका सबसे आसान तरीका है किसान भाइयों के लिए कि वो खेत में थोड़ा पानी लगाते रहें। थोड़ा पानी लगाएं लेकिन बार बार लगाते रहें। सीधी बिजाई वाले धान को भी पानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसमें पानी नहीं लगाएंगे। आप आवश्यकता अनुसार जो संस्तुत तरीका है उसके हिसाब से इसमें पानी लगाएं। अगर आप उसमें सैचुरेटेड दशा रखेंगे, संतृप्त दशा रखेंगे, तो उसमें आयरन की कमी, लोहे की कमी अपने आप दूर हो जाएगी। फिर भी अगर आप ये कमी नहीं हटती है तो 0.5% आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी कहते हैं, इसका घोल लें, और 500 लीटर पानी जो घोल है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़क दें। जी। तीसरी समस्या निमेटोड की या सूत्रकृमि की आती है। इसमें जो धान के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में छोटी छोटी सफ़ेद रंग की गांठें बन जाती हैं। इससे होता क्या है कि पौधा अपनी खुराक भी नहीं ले पाता और पानी का अवशोषण भी नहीं कर पाता। उसकी बढ़वार रुक जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं, रंग पीला हो जाता है, और आखिर में ऐसे पौधों पर ना बालियाँ लगती हैं ना दाने आते हैं। तो आप ध्यान रखें हमेशा, एक पौधा उखाड़ के देख लें कहीं जड़ों में ये गांठें तो नहीं आ गई हैं। ये खास करके ऐसी दशा में ज़्यादा आती हैं जब पानी की खेत में कमी होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप तुरंत अगर आ जाता है तो कार्बाफ्यूरान नाम की दवाई आती है, कार्बाफ्यूरान 3G, इसकी 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरक दें तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। जी। तो आप इस तरीके से अगर सीधी बिजाई करके फसल लगा रहे हैं तो इस तरीके से आप जो नुकसान है उसको कम करने के लिए विधियों को अपना सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बारीकियों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। धान की खेती में आधुनिक आयाम कौन से, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से डॉक्टर आरती जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर आरती जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहाँ पर धान की खेती कैसे की जा सकती है। और दूसरा सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को हर फसल के लिए मल्टी क्रॉपिंग के लिए भी उनको आकर्षित किया जा रहा है। अगर बात हम मल्टी क्रॉपिंग की करें तो धान की खेती के साथ हम कौन सी फसल लगा सकते हैं, और कम पानी के साथ साथ ऐसी कौन सी तरीके हैं या कौन सी किस्म है जिसको लगाकर किसान भाई धान की खेती भी कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे धान की सीधी बिजाई की, तो मैं इससे ये बताना चाहती हूँ कि देखिए धान की सीधी बिजाई में हमारा जो पानी है, पानी हम कम करते हैं, और पानी कम करने से बहुत ज़रूरी एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि
अभी तो हम बात कर रहे थे जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, वर्षा में अनियमितता आ रही है। लेकिन जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि हमारे जैसे कुछ कृषि के क्षेत्रों से कुछ गैसें निकलती हैं, जो कि जैसे धान में से निकलती है मीथेन, और बाकी जिस भी फसल में हम नाइट्रोजन लगाते हैं, जैसे धान में भी लगाते हैं, तो उसमें से निकलती है नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये जो गैसें हैं, यही गैसें जो हैं, और बाकी हमारे उद्योग धंधों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये जो गैसें हैं ये वायुमंडल की उष्णता बढ़ाती हैं, और इसी की वजह से हमारे तापमान बढ़ रहे हैं। तो हम अब आजकल ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से धान के में से जो ये मीथेन का उत्सर्जन कम किया जाए। तो इसके लिए धान की सीधी बिजाई बहुत अच्छा एक तरीका है, और इसके लिए जो किसान भाई ये धान की सीधी बिजाई करते हैं, उनको आजकल एक वॉलंटरी कार्बन मार्केट के तहत में कार्बन क्रेडिट भी मिल रहे हैं, जिसको कि कार्बन क्रेडिट के तहत उनको कुछ मतलब उसके लिए ये करने के लिए धान की सीधी बिजाई करें या कम पानी धान में लगाएं, जिससे कि मीथेन का कम उत्सर्जन हो, तो इसकी वजह से उनको कुछ आमदनी भी हो सकती है। तो इसके लिए कुछ कंपनियां हैं जो कि किसान भाइयों को अपने साथ जोड़ रही हैं, और इनके तहत किसान भाइयों को ये वाली जो नए ये विधियां हैं, जैसे कि आप धान की सीधी बिजाई करें या फिर आप धान में पानी ना भर के खेती करें। तो जैसे कि सर ने बताया कि कम पानी में भी आप सैचुरेटेड कंडीशन में भी अगर धान की खेती करेंगे तो उसमें खरपतवार कम आएगी, उसमें मीथेन का उत्सर्जन कम होगा, उसमें आपकी जो पैदावार है उस पर कमी नहीं आएगी। लेकिन आपकी तरफ से ये जो छोटा सा कदम रहेगा, इससे मीथेन कम होगी, हमारे तापमान पे इस पर बहुत फर्क पड़ेगा, और आपको साथ साथ इसमें एक आमदनी का जरिया भी मिल जाएगा। तो इसमें दोनों तरफ से फायदा रहेगा। और जैसे कि आपने ये बताया कि भाई धान के साथ हम दूसरी कौन सी फसल लगाएं, तो आई थिंक ये हमारे को दिनेश सर जरा बता पाएंगे। डॉक्टर दिनेश जी, जिस तरीके से मैडम ने बताया कि मीथेन का उत्सर्जन कम कर सकते हैं या फिर खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, आप बेहतर तरीके से समझाइए कि अगर हम मल्टी क्रॉपिंग की बात करें तो क्या संभावना है, मल्टी क्रॉपिंग में क्या किया जा सकता है, और अगर करते हैं तो कौन सी फसल का चुनाव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमारे जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, गंगा वाले इलाके हैं हमारे, इनमें धान गेहूं फसल चक्र मुख्य फसल चक्र है, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पर लिया जाता है। तो इसमें कोशिश की जा रही है कि धान की एक तो बुआई की पद्धति में परिवर्तन लाया जाए, और ये जो फसल चक्र है इसका विविधीकरण किया जाए, अलग तरह की फसलें लगाई जाएं। हमारे संस्थान में भी काफ़ी लंबे समय से अनुसंधान कार्य चल रहा था इस दिशा में, और ऐसा पाया गया है कि धान की जगह पे हम आलू और धान की जगह पे हम मक्का की फसल लगा सकते हैं, और दूसरी अरहर की फसल लगा सकते हैं। इसी तरीके से गेहूं की फसल की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं की फसल की जगह पे हम इसमें आलू लगा सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं, बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। इसी तरीके से अगर इसी फसल चक्र में जायद में हम मूंग लगा लें या उड़द लगा लें या हरी खाद लगा लें, तो इससे हमारा ये जो फसल चक्र है इसका विविधीकरण हो जाता है। बस इसमें ध्यान ये रखना कि फसल हम ऐसी फसलों का चुनाव करें जो उस क्षेत्र विशेष के लिए अडाप्टेड हो, उस क्षेत्र विशेष में होती हो, और उनको उगाने का तकनीकी ज्ञान किसानों के पास हो। साथ ही साथ उन फसलों को बेचने का भी लोकल जरिया मौजूद होना चाहिए। कभी भी किसान ऐसी फसल ना उगाए जिसकी मार्केटिंग उस क्षेत्र में ना हो पाए, यानी खरीदने वाले ना मिले। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो फसल विविधीकरण बहुत जरूरी हो गया है। जरूरी नहीं लगातार आप एक ही खेत में उसी खेत में धान उगाएं, अगले साल आप अपना खेत बदल दीजिए, दूसरे खेत में आप धान लगा लीजिए, यानी फसल चक्रों को आपको अपनाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर विष्णु जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विष्णु जी, हम देखते हैं कि इस समय जो किसान भाई हैं ज़्यादा पैदावार के चक्कर में अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कोई भी फसल हो, धान हो, गेहूँ हो, मूंग हो, उड़द हो, कोई भी फसल हो। लेकिन बात की जाए रसायनों के प्रयोग की, तो रसायनों के प्रयोग कहीं ना कहीं मृदा की स्वास्थ्य को तो खराब कर रहे हैं, साथ ही साथ गुणवत्ता भी जो फसल है उसकी खराब हो रही है। रसायनों का कम प्रयोग करने के लिए क्या विधियाँ धान की फसल में करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संतुलित हमें रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही सबसे पहले रोगरोधी किस्मों का हम चुनाव करें। दूसरा, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें और पोषक तत्वों की भी कमी ना होने दें।
फिर हम जितना हमें बताया गया है पौधों के बीच डिस्टेंस हम अच्छे से मेंटेन करें। फिर अगर ब्लास्ट रोग है, जैसे अगर सूखे में अगर उसकी रोपाई होती है तो जो डिजीज़ें ज़्यादा आती है, तो जैसे ब्लास्ट को कम करने के लिए गीली पौधशाला में आप रोपाई कर सकते हैं। जीवाणु झुलसा कम होने के लिए खेत में पानी भरने और सुखाने की प्रक्रिया को आप बनाए रखें। अगर आछा झुलसा है उसमें खरपतवारों का बहुत रोल रहता है, खेत में खरपतवार को ना आने दें। और अगर खेत में कोई बीमारी आ भी जाती है तो आप रसायनों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आप उचित मात्रा में सही रसायन का प्रयोग करें। इसके लिए आप कभी-कभी क्या होता है कि किसान भाई पूरे खेत में 1-2 पौधों में बीमारी आ गई तो घबरा जाते हैं और स्प्रे कर देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। जब कोई बीमारी आर्थिक दहलीज स्तर तक आती है तब उसके बाद अगर आप उसका स्प्रे करेंगे तभी उसके लिए, उससे पहले उससे नुकसान नहीं पहुंचता, तो आप उसके बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं। खेतों की निगरानी करते रहें, जब आपको लगे कि अब ज़रूरत है तो उस टाइम आप रसायनों का उपयोग भी कर सकते हैं। जी, डॉक्टर दिनेश जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, समय सीमा समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि कम शब्दों में आप आखिरी में कुछ महत्वपूर्ण बात हमारे किसान भाइयों को बताना चाहते हैं जो धान की खेती कर रहे हैं, जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, धान उत्पादन आपको बढ़ाना है निश्चित तौर पे। साथ ही साथ हमें ये धान उत्पादन कम आदानों से बढ़ाना है, यानी कम मात्रा में हमें उर्वरकों का प्रयोग करना है, कम मात्रा में पानी का प्रयोग करना है, कम मात्रा में दवाइयों का प्रयोग करना, लेकिन पैदावार भी हमारी ना घटे। तो इसके लिए आपको वैज्ञानिक ज्ञान का रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी नई नई तकनीकी, जो भी नए नए आधुनिक आयाम धान के क्षेत्र में उभर कर आ रहे हैं, किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि इनकी जानकारी लें, इनको अपनाएं, और जिससे कि हमारे धान की उत्पादन क्षमता बढ़े, उत्पादन ज़्यादा मिले। साथ ही साथ आमदनी भी आपकी उससे बढ़ेगी, क्योंकि लागत आपकी घट जाएगी, लागत घटेगी, आमदनी बढ़ेगी। तो इन बातों पे आप ध्यान रखें और अपनी फसल की लगातार शुरू से आखिर तक निगरानी जरूर रखें। जहाँ भी कोई कमी आपको अपनी फसल में दिखाई दे तो उसको आप दूर करने की कोशिश करें। सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे केंद्र खोले हुए हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इंस्टीट्यूट हैं, तमाम कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आप उनकी सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। जी बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण बात है कि निगरानी, जागरूकता और पूरा ज्ञान, अगर आप धान की खेती में इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। आप तीनों खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद रहे, महत्वपूर्ण जानकारी धान की खेती को लेकर आपने साझा की। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर विष्णु माया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर आरती भाटिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए। तो विचार विमर्श के इस कार्यक्रम के माध्यम से धान की खेती में जो आधुनिक आयाम है, किसान भाइयों से निवेदन है कि इन आधुनिक आयामों का इस्तेमाल करें और नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या केवी के तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो जिनसे आप संपर्क कर धान की खेती में क्या कुछ संभावनाएं हैं, कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, अपनी लागत को कम कर कैसे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इन सब की जानकारी ले सकते हैं। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए एक विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपको कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, vicharvimarsh08@gmail.com। आपके सुझाव और आपके विचार हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की,
जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है, यहां गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 30 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की भी वायु गुणवत्ता बहुत अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 26 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 24 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। डेयरी फार्मिंग और डेयरी उद्योग में बड़े नुकसान के लिए कौन है जिम्मेदार? प्रजनन विहीन पशु का पालन क्या पशुपालकों के लिए है एक बोझ? जानने के लिए देखिए पशुओं में प्रजननहीनता, कारण और उपचार, अपना पशु चिकित्सक लाइव इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। लो आ गए हैं हम आपसे मिलने। देखिए हमारा शो पिगी बैंक, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं प्याज के भाव से। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 2,300 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में प्याज का भाव रहा 3,500 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में प्याज के सौदे 2,780 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। चलिए देखते हैं लहसुन का भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में लहसुन का भाव रहा 15,000 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में लहसुन का कारोबार 16,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन की खरीद 11,460 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। और अब हम आते हैं केले के भाव पर। गुजरात की दीसा मंडी में केले का भाव रहा 2,400 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले के सौदे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में केले की खरीद 1,650 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद। कम्युनिटी गार्डनिंग के क्या होंगे लाभ? 13 जुलाई से 10 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए मिथुन चक्रवर्ती की एक्शन पैक फिल्म निर्भय।
जेल के बाहर भी लोग हमारा नाम जानते हैं। लगता है बहुत पिटाई की है तुम लोगों की। तेरे सपने को अधूरा छोड़कर भी नहीं आ सकता हूँ मैं। जिसमें उनके साथ नजर आएंगे सदाशिव अमरापुरकर, संगीता बिजलानी, कुलभूषण खरबंदा, किरण कुमार, अनुपम खेर और परेश रावल जैसे बेहतरीन कलाकार। तुम अब ज्यादा देर कानून के हाथ से बच नहीं सकोगे। किस खानदान का चश्मो चिराग है ये? हर कामयाब इंसान के पीछे कोई न कोई गुनाह तो होता ही है। तेरे लिए दुनिया छोड़ आएंगे। तू उसे अपनाता क्यों नहीं? खून कत्ल किया है इसने। ये बच्चा इस समाज का हिस्सा है और आपके इस समाज को इसे अपनाना होगा। हीर मेरी हीर, तू है मेरी तकदीर। बॉलीवुड टॉकीज में एक्शन थ्रिलर फिल्म निर्भय 21 जुलाई दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। Hindustan has to be divided not into just 2 parts, but into many, many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश ऐसे गुलाम बना देगा। किसी भी हालत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। जिन्ना को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान उनकी पर्सनल एम्बिशन है। हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी से भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते। तो आप ही बताओ ना क्या करें? बैठे रहें, चूड़ियां पहन लें? इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आजादी की लड़त इसलिए तो नहीं की थी ना कि लोग आपस में लड़ मरे। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। अकेली अकेली कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम आ रहे हैं। बदलते भारत के लिए लेके उम्मीदों की बहार, जहां मिलेगी कृषि जगत को एक नई पहचान। पूरी जानकारी, पूरा एनालिसिस, बजट की सारी अपडेट के साथ विकसित भारत का बजट 23 जुलाई सुबह 9:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम। हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।